अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेरी न्यूज़ी के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और सियासी मामलात भी इस पर असरअंदाज हो रहे हैं। इसका एक नतीजा ये भी निकल रहा है कि पेट्रोल का मामला हो या फिर गैस का बहरान हो या फिर महंगाई की सतह हो, हर जगह एक इज़्तिराबी कैफियत दिखाई दे रही है। ना ही लोग मुतमईन हैं, ना ही सनतकार मुतमईन है और अपोजिशन अपनी जानिब से भरपूर कोशिश कर रही है कि हुकूमत होश के नाखुन ले सके। एक ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर IMF की नज़र में बेहतर है, लेकिन अपने ही अवाम की नज़र में इंतहाई बदतरीन सूरत हाल का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सनतकार इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सीनियर इकनॉमिस्ट हैं, सनतकार हैं और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के तर्जुमान भी हैं। जनाब अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अतीक साहब वेरी न्यूज़ी को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपका बहुत शुक्रिया। अतीक साहब, हमारी इक्तिसादी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और IMF एक तरफ जो है मुतमईन कर रहा है, अगली किस्तें भी हमें वो दे रहा है, शराइत भी मजीद लगाई जा रही हैं, डू मोर का मुतालबा भी हो रहा है, लेकिन हम किधर स्टैंड कर रहे हैं? हमारी GDP कहाँ जाएगी? उमर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले हमें ये समझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह है कि हम एक ग्रोइंग और प्रॉस्परस इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे। कुछ ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमिक कुछ राइज होगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी डिलैपिडेट हुई कि अब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो राइजिंग इकोनॉमी से गिरकर अब एक तकरीबन आप समझ लें कि एक डिवैल्यूएटिंग इकोनॉमी की तरफ जा रही है, डिवास्टेटिंग इकोनॉमी की तरफ जा रही है, जो काफी अलार्मिंग है। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर ना रिकंसीडर किया गया या इन पर काम नहीं किया गया तो इकोनॉमिक कंडीशंस और खराब होने का अंदेशा है और इसका ज्यादातर असर जो है एक आम आदमी पे पड़ेगा। और आपने कहा कि जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीडीपी के बारे में यह है कि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4.8% तक चली जाएगी इस साल। लेकिन अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने 1 से 50 बेसिस पॉइंट का जंप लिया है और उसको 8.75% पे ले आए, उसके बाद तो ये बात बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि हम लोग 4.8% जो है वो अटेंड कर सकें अपनी जीडीपी ग्रोथ का। इसको ये नहीं कह सकते आप कि कोई डिक्लाइनिंग पोजीशन बनेगी, बल्कि ये कि एक स्टैग्नेंट पोजीशन बनेगी जिसको स्टिम्युलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, और वो एग्जांपल ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगी और वो तकरीबन लगभग 2% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आगे बढ़ेगी। इन्फ्लेशन हिट होगा और इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग इन्फ्लेशन है वो 18.34% पे है, विच इज ह्यूज, विच इज वेरी हाई। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कमोडिटी और कंज्यूमर बिहेवियर महंगा से महंगा होता चला जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो जब इन्फ्लेशन महंगा होता है तो जीडीपी की ग्रोथ जो है वो अगर डिक्लाइन नहीं होती तो कम से कम स्टेशनरी जरूर हो जाती ठीक है अतीक साहब, बात यह है कि इस सारी सिचुएशन को हुकूमत भी समझती है, हुकूमत के जो मुआशी माहिरीन हैं उनकी जो टीम है वो भी इसे अंडरस्टैंड करती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हो सकती हैं कि ये IMF का प्रेशर है या फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही ब्यूरोक्रेसी की वजह से कुछ चीज़ें? क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं गैस टर्मिनल्स के हवाले से तो उसमें भी ताखीरी हरबे इख्तियार किए गए और अब उसका नुकसान हमें जो है दोनों सतह पे दिखाई दे रहा है, LPG वाली साइड पे भी और घरेलू सार्फिन की साइड पे भी। देखिए, किसी को डायरेक्टली कहना और अ, इसकी महरिकात पे जाना इतना आसान नहीं है। बात कर लेते हैं सिंपल जो सबकी समझ में आया, और मैंने अभी भी जो कुछ आपको समझाया जीडीपी की वजह से वो एक आम आदमी की जबान में समझाने की कोशिश की। देखिए, हमारे पास बार बार IMF से जो हम रुजू करते हैं ना अपनी डेट्स डेट्स की, जो हमारा पाइल अप हो रहा है। पहले मैं आपको अपने डेट्स का बता दूं कि हमारा, मैं डोमेस्टिक डेट की बात नहीं करूंगा, मैं एक्सटर्नल डेट की बात करूंगा। बैरूनी कर्जे $150 बिलियन पे खड़े हैं। और लगभग ये 125 बिलियन डॉलर के कर्जे जो है वो इस वक्त डेट सर्विसिंग में, यानी इनका एक हैवी रेस्ट इंटरेस्ट रेट भी हम पे करते हैं और इन कर्जों को उतारते भी हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी जो फिस्कल है, इकोनॉमी की फिस्कल पोजीशन है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं जिससे हुकूमत चलती है, वो बहुत ज्यादा डेफिशिट में रहती है। जब फिस्कल डेफिशिट की पोजीशन रहती है तो फिर मॉनेटरी मॉनेटरी
पॉलिसीज जो है ना वो डिक्टेट करना शुरू कर देती है फिर फिस्कल्स को। उससे होता क्या है कि अब आप ये देखिए कि आईएमएफ के डिक्टेशंस ले लेके हम इस लेवल पे पहुंचे कि अभी रिसेंटली हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीइंग अ बिजनेसमैन कि आईएमएफ की डिक्टेशन की वजह से आपने 150 बेसिस पॉइंट पे जंप ले लिया और 8.75 पर आप चले गए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप 100 बेसिस पॉइंट जाएंगे और इसकी वजह से आपका क्या हो रहा है कि आपका इन्फ्लेशन भी हिट हो रहा है और बहुत सारे प्रॉब्लम बने, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है, आपका जीडीपी भी सफर कर रहा है। जहां इन डिक्टेशंस को लिया जाता है उस डिक्टेशन को कहा जाता है कि ये एक टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। जब टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो उसमें बार बार डिस्काउंट रेट जो है वो रेज किए जाते हैं। अभी आपने देख लिया कि डिस्काउंट रेट अभी परसों तरसों जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें रेट किया गया। फिर उसके बाद एक डिक्टेशन आता है टाइट फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में आपको कहा जाता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज करें। जब आप अपने एक्सपेंडिचर्स को मिनिमाइज करते हैं तो आप कहां तक मिनिमाइज करेंगे? आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। अगर आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से पैसे लगाएंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? यही हम देख रहे हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा गंभीर है और डिलैपिडेटेड कंडीशन में टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिर्फ सड़कों को पुलों को न ले ले, बाकी भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा ये होता है कि आईएमएफ का डिक्टेशन होता है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर आप जाए। मार्केट रेट एक्सचेंज रेट पे जब आप जाते हैं तो आप बार बार डिवैल्यूएशन की तरफ जाते हैं। रुपया घटता है डॉलर बढ़ता है, रुपया घटता है डॉलर बढ़ता है, रुपया घटता है डॉलर बढ़ता है। ये एक और खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। फिर क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि आप अपने यूटिलिटी बिल्स जो है उनको राइज करें, उनकी जो टैरिफ्स है ना उनको राइज करें। तो उसमें क्या होता है कि आपने मुस्तकिल अपनी इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ को राइज कर रहे हैं, मुस्तकिल गैस की टैरिफ है। और फिर पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जो है वो तो मार्केट में आप देख ही रहे हैं, जब एक्सटर्नल असर आता है तो फिर पेट्रोलियम प्राइस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में सिर्फ प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं डिस्कस। आपने चूंकि कहा कि आईएमएफ का क्या इस पे असर है, तो आईएमएफ के टोटल डिक्टेशन देंगे जिसके मैंने आपको 4 पॉइंट्स बता दिए और वो तो रिपीट कर देता हूँ। टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटनिंग फिस्कल पॉलिसी और मार्केट बेस एक्सचेंज रेट पे आपको जाना पड़ता है और राइजिंग ऑफ द यूटिलिटी प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वगैरह। तो इसकी वजह से एक आम आदमी बहुत ज्यादा सफर कर रहा होता है। इन्फ्लेशन हिट कंट्री है ये, ऑलरेडी महंगाई का शिकार है लोग। इस महंगाई के शिकार में होकर ये सारी चीजें जब हमारे सामने आती हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बेस्ड क्राइटेरिया इंफ्रास्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक खड़ा हो जाता है जिसको आम आदमी को कम से कम फेस करना बहुत मुश्किल हो। अच्छा, क्या हम एक्सपोर्ट के जरिए इसे कवर कर सकते हैं? क्योंकि आईएमएफ साथ ही ये मशवरे भी देता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने से चीजें बेहतर हो सकती हैं। इतना अच्छी बात आपने कही कि देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आपने सुनी भी होगी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस का वबाल डाल डाल के इस तकलीफ ज़दा नेशन को, इस इकोनॉमिक कंडीशंस में, खराब इकोनॉमिक कंडीशंस में रहने वाले आम आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ज्यादा टैक्सेस से अपने रेवेन्यूज क्रिएट करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो एक बड़े आदमी से लेके एक छोटा आदमी तक एक इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा होता है। तकरीबन 46 किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं अपने कंट्री में। ये तमाम चीजें करने के बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे रेवेन्यू जनरेशन टू दी मार्क नहीं आते। अच्छा, इसमें हुकूमत का भी क्या कसूर है? इसमें बात सारी है कि जो आपके रेवेन्यूज आते हैं उसमें आधे से ज्यादा तो हम सूद उतारने और कर्जे देने में निकालते हैं। ठीक है ना? अब रेवेन्यू को जनरेट करने का दूसरा रास्ता जो है वो, उमर आपने इतनी अच्छी बात कही, वो है एक्सपोर्ट्स को ग्रो करना, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करना। एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करने की पोजीशन ये बन रही है कि हम $25 बिलियन एक्सपोर्ट्स पे, वो 2013 पे गए थे, इसके बाद नहीं जा सके। लेकिन पिछले महीने की एक छोटी सी फिगर है और वो फिगर ये है कि हमने लगभग $38.63 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर दी हैं, जिसमें $20 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की है। सिर्फ सेक्टर। अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक और जरिया और वो है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं बार बार कहता हूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का को आप नॉन ट्रेडिशनल गुड्स में ले लें। जो ट्रेडिशनल गुड्स हैं आपके एक्सपोर्ट्स के, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, ब्रिटेन को और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक को ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर आपको जीएसपी प्लस का भी सहारा थोड़ा सा मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। बात सारी जा रही है कि आपके कुछ नॉन ट्रेडिशनल गुड्स भी, उन नॉन ट्रेडिशनल गुड्स में आपकी मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री है, नॉन ट्रेडिशनल में आपके
आपके फार्मास्यूटिकल है, इस फार्मास्यूटिकल की ग्रोथ अगर आप करेंगे तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज में आपको एक बहुत ओपन मार्केट इसमें मिल सकती है। इसी तरह अफ्रीकन मार्केट्स भी आपको अपनी मिल सकती है। हमने रजू ही नहीं किया कभी भी अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यूरोपियन यूनियन में अपनी प्रोडक्ट्स देने का, और कभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन एड्स जो उनके बनते हैं जिसमें अरबों करोड़ों रुपए की दवाइयां होती हैं जो वो तकसीम करती है यूनाइटेड नेशंस को, हमने कभी पाकिस्तानी दवा आप देखेंगे नहीं वहां पे। तो जरूरत इस बात की है कि हमें तकरीबन अपनी एक्सपोर्ट्स के रेवेन्यू की ग्रोथ करने के लिए लगभग 40 से 50 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज करना है, जिसमें 20 और 25 बिलियन डॉलर आराम से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को और उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो उन जो 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 ब्रेक थ्रू करने में उस मुल्क पे आती है उनको ओवरकम करके कर सकती है। यूनाइटेड नेशन ने भी पिछले दिनों हमसे कहा कि हमारी कहीं पर कुछ मिसिंग है एक्सपोर्ट्स में, टारगेट्स में। कम से कम हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 61 बिलियन डॉलर का। चले 61 बिलियन में गवर्नमेंट ने अभी 40 बिलियन डॉलर्स का एक टारगेट रखा हुआ है, उसको अटेंड करने की कोशिश की जा रही है और उस पर बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। लेकिन फिर बात वही आती है घूम फिर कर, फिर मैं आपसे कहूंगा कि ये टारगेट्स आप कैसे मीट करेंगे। आपके पास तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, आपके पास तो गैस नहीं है, आपके पास पेट्रोलियम प्राइसेस ज्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, फिर आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सेस टू फाइनेंस एक प्रॉब्लम होता है एक्सपोर्ट में, उसको पैसा चाहिए अपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। आपको पता है आप अपना 80 से 90% रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो आप कैसे फाइनेंसिंग पे जाएंगे, एक्सेस टू फाइनेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर इस बात को करते करते जो पाकिस्तान का 92% का कंपोनेंट है जिसको आप एसएमई कहते हैं, एसएमई फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंसिंग, जब तक आपको एसएमईज को एक्सेस टू फाइनेंस इजी नहीं करेंगे आप इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल नहीं होता। आप पड़ोसी मुल्कों के एग्जांपल ले लें, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, या जो भी किसी मुल्क का एग्जांपल ले लें, मैं तो आपको करीबी मुल्कों के एग्जांपल दिए, यही ये इनको पास एसएमईज की ग्रोथ हुई है तो इनकी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ जो अब आसमान पे पहुंची। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड एसएमईज हैं जो 40% तकरीबन एक्सपोर्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 42% हमारे टैक्स टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इतनी बड़ा स्ट्रांग है हमारा स्मॉल बिजनेसेस का पेनाफ्रेडिया। लेकिन आप देखिए मैक्रो फाइनेंसिंग इतनी महंगी, एसएमई फाइनेंसिंग इतनी महंगी। अभी एक प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम आया है कोलेटरल फ्री माइक्रो फाइनेंसिंग का और कोलेटरल फ्री एसएमई फाइनेंसिंग का, लेकिन उस पे इंटरेस्ट रेट 9% लगा हुआ है। अब 9% इंटरेस्ट रेट पे आप कैसे किसी बैंक को कह सकते हैं कि तुम मुझे पैसे दो, क्योंकि आपको पैसा वापस भी करना है। इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा कैसे वापस कर सकते हैं। ये सारे लकूमात हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको देखना पड़ता है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा बनते हैं। और चूंकि हम इन तमाम चीजों के गोरख धंधे में फंसे हुए, हम सोचते हैं कि हम कहाँ से इससे निकलेंगे। तो इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हमें अपने एसएमईज को जब कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें उनका इंटरेस्ट फ्री तो चलो मैं नहीं करता, कम से कम उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करें, 3 to 4% करें ताकि वो पे कर सके। और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें जिनकी तरफ हमें ध्यान देना, और वो ये कि हम किसी तरह कुछ ऐसा करें कि हमारी जो यूटिलिटी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है, जो हाउस होल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ये सब को किसी तरह मिनिमाइज करें कुछ, तो फिर बड़ी आसानी से हम अपने एक्सपोर्ट टारगेट्स भी मीट कर सकेंगे, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकेंगे और अपने मुल्क के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट मुझे ये बताइएगा अतीक साहब कि जो एड्स हमें मिल रही हैं या सी पैक के तनाजुर में जो रकम हमें मिल रही है सऊदीया की जानिब से या मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, हमारे लिए वो क्या बेनिफिशरी है या किस तरीके से हम उससे अपनी इकॉनमी या कर्ज़ों को कम कर रहे हैं, यानी हमें उसके समरात क्यों नहीं दिखाई दे रहे अपनी इक्तिसादी सूरत हाल में? एड में और मॉरिटोरियम में फर्क है। इकोनॉमिकली स्पीकिंग एड जो है मदद है, मदद आपको नहीं मिलती, आपको मॉरिटोरियम मिलता है, आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्या है, उमर साहब आपने 2 रुपए अदा करने हैं परसों, चलो हम आपका 1 साल बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको अदा करने जब होंगे तो आप उसका इंटरेस्ट रेट और उसकी अदायगी भी उसी रेट से करेंगे जिस रेट से जिस दिन आपने कर्जा लिया था या जिस दिन आपके कर्जा वापस करने की डेट हुई थी, आप उस रेट पर उसको वापस करेंगे। भाई ये नहीं कि रेट कम हो गए वापस करने के वक्त पे और आपने मॉरिटोरियम का भी फायदा उठा लिया, इसका भी फायदा उठा लिया।
रेट्स आपको वही हैं जिस वक़्त आपको इसको पे करना था। ये सारी चीज़ें हैं, हर मुल्क के साथ एक अपनी डील है। वी आर थैंकफुल टू आवर फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया कि उन्होंने हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के लिए एग्री किया कि वो पैसे देंगे कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो इस हाल में है, वो उनकी ज़रा हालत ठीक हो जाए कुछ दिनों तक। लेकिन ये सब सॉल्यूशंस नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि हम किसी तरह कर्ज़ लेना बंद करें, हम किसी तरह अपने कर्जे उतार दें, हम ये सूद से, रिबा से पूरे मुल्क को इसकी इकोनॉमी को निजात दिलाएँ और हमें अपने एसएमईज़ को फ़रोग़ करना है और इन एसएमईज़ को फ़रोग़ करने किस इसलिए फ़रोग़ करना है कि एक-एक बड़े नाम के पीछे छुपे हज़ारों एसएमईज़ जो वेंडर्स की सूरत में काम कर रहे थे। जब ये इनकम जनरेट करने के काबिल होंगे, अपनी पोज़ीशंस को ठीक करने के काबिल होंगे, इनकी पोज़ीशंस चेंज होंगी, तो फिर ऑटोमैटिकली हमारे जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो टेक ऑफ करेगी। जब लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टेक ऑफ करेगी तो खुद ब खुद जीडीपी बढ़ेगा। जब जीडीपी बढ़ेगा तो खुद ब खुद हमारा अनएम्प्लॉयमेंट चेन जो ये एक पूरा सर्कल है और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट चेक होगा और हमारे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये कुछ छोटी-सी बातें हैं जिस सर्कल पे अगर हम काम कर सकें तो आई थिंक मेरी नाख़ुश राय में इतना कुछ मुश्किल नहीं है एंड वी ऑल हैव टू थिंक सीरियसली एंड डेडिकेटली कि हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए क्या करना है। हर आदमी अपने घर से स्टार्ट करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और आपने जो फैक्ट्स पेश किए हैं, जो फिगर्स हमारे सामने रखे हैं, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल को समझने के लिए ये बात काफ़ी है कि हम कहाँ-कहाँ पे कोताहियों का शिकार हो रहे हैं और अगर हमारी हुकूमत और पॉलिसी साज़ इदारे इस पर संजीदगी से गौर करें तो यकीनी तौर पे हम मुस्तहकम मईशत की जानिब बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अतीक साहब।